हम सीधा चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। ये देखिए हमारा प्रश्न है विष्णु इत्यत्र पूर्व रूप मेकादेश विधायक सूत्रम अस्ति, कि यहाँ पर पूर्व रूप जो संधि होती है उसका कौन सा सूत्र है, तो एंग पदांता दति इसका सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्षर्तु इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, वर्षर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं वर्षा धन ऋतु से बन जाता है वर्षर्तु। अगला प्रश्न है मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति वाक्यस्मिन् प्रत्ययः प्रयोगः विहितः, यहाँ पर देखिए प्रत्यय से बना पद एक ही है, एक ही शब्द है दृष्ट्वा, तो पूछना चाह रहा है कि दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न है अथो, शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, अशुद्धम वाक्यम अस्ति, हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। और देखिएगा विना के योग में हम जानते हैं पृथक विना नाना व्यस्त तृतीया अन्य तरश्याम सूत्र के माध्यम से, यहाँ पर जो दे रखा है षष्ठी विभक्ति दे रखी है और हम जानते हैं कि विना के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य हो जाएगा अशुद्ध। अगला प्रश्न है हंसी च हंसौ च, देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हंसौ। देखिए दो प्रकार के समास होते हैं, इतरेतर द्वंद्व होता है और एक शेष द्वंद्व होता है। अगर एक शेष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हंसव इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अगर इतरेतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हंसी हंसव भी संभव है, किंतु हंसी और हंसव यहाँ पर जो मूल शब्द है वो दोनों में ही हंस है, इसलिए हम प्रमुखता से इसका उत्तर लेंगे हंसव। और अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तते इत्यत्र उपसर्गः अस्ति, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है रमायाः इति शब्द रूपम कयोः विभक्तयोः सिद्ध्यति, कि ये जो रमायाः शब्द है ये कयोः का मतलब स्पष्ट है किन किन दो विभक्तियों में ये चलता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंचमी और षष्ठी। पंचमी और षष्ठी के जो प्रथमा विभक्ति होती है उन दोनों में ही रमायाः शब्द बनता है। अगला प्रश्न है अस्मर शब्द रूपे नह इति रूपम केन सह असंबद्धम अस्ति, नह जो होता है वो शब्द रूपों के अंदर अस्मर शब्द में कहा नहीं आता है, तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में नह का प्रयोग होता है और अस्मर जो है वो पंचमी को बताता है, तो यहाँ पर इसका मतलब असंबद्ध हो जाएगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐद धातोः लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति, हमारे सिलेबस में यही एक विशेष धातु दी गई थी जो हमें याद करनी थी और इसका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा ऐधे, ऐधे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भव इति पदम कस्मिन् लकारे भवति, भव पद कौन से लकार में होता है, तो हम सभी जानते हैं कि लोट लकार के अंदर भव पद आता है। हरि एतौ इत्यत्र संधि भवति, हरि एतौ बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा है, बार बार पूछता है, प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति भाव संधि, क्योंकि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम हम सूत्र को जानते हैं। अगला प्रश्न है गेय है इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति, देखा जाए तो थोड़ा सरल प्रश्न भी था, थोड़ा कठिन भी था, लेकिन ये लगभग सभी के अभ्यास में है और इसका उत्तर हो जाएगा गई प्लस यत, यत प्रत्यय के योग में गेयः बन जाता है। अगला प्रश्न है यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र वह्नि या फिर अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। इस वाक्य के अंदर अव्यय पद पूछे गए हैं, अव्यय पद कौन कौन से हैं, तो स्पष्ट है यत्र यत्र यानी जहां जहां, तत्र तत्र यानी वहां वहां, ये इसमें अव्यय पद है। अव्यय नाम निर्माणे धातु योगे प्रत्यय भवति, अव्ययों का जब हम निर्माण करते हैं तो वे कौन से प्रत्यय हैं जिनसे अव्यय बन जाते हैं, हम जानते हैं त्वा ल्यप और तुमुन, तीन ऐसे अव्यय हैं जिनसे जो शब्द बनता है वो एक तरह से अव्यय बन जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुमुन, क्योंकि यहाँ पे त्वा और ल्यप तो दिया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है विधिलिंगे भू धातु मध्यम पुरुषे बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो विधिलिंग में भू धातु से जो मध्यम पुरुष बनता है, जो रूप बनता है वो बन जाता है भवेत। अगला प्रश्न है वारिणः यदि शब्द सिद्ध्यति, वारिणः शब्द किस शब्द में सिद्धित होता है, तो पंचमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियों के एक वचन में यह शब्द रूप बनता है। अगला प्रश्न है यत्र एकस्याः क्रियायाः अनंतरम अपरा क्रिया लक्ष्यते, एक क्रिया के होने के बाद में दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तत्र विभक्ति शात, वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है पंचगंगम इत्यत्र समासो अस्ति, पंचगंगम शब्द में कौन सा समास होगा, तो हम सभी जानते हैं कि पूर्व पर संख्यावाची और उत्तर पद नदी या नदी का नाम, तो उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है दैत्येभ्यो हरिः अलम इत्यत्र रेखांकित, रेखांकित यहाँ पर होगा इसके अंदर, और इसका रेखांकित का अर्थ पूछा गया है, तो अलम जो है वो अलम आया है पर्याप्त के अर्थ में आया है, तो दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, ऐसा इसका अर्थ है। द्वियमुनम इत्यत्र समासो अस्ति, द्वियमुनम में कौन सा समास है, वही प्रश्न दोबारा आ गया है एक तरह से, पहला पर संख्यावाची दूसरा पर नदी या नदी का नाम, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, हम सभी जानते हैं अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, इसका कंठ इसका उत्तर हो जाएगा।
राजा दुर्जनों हो अच्छा, राजा दुर्जनों पर क्रोध करता है, ये अनुस्वार गलत लग गया है। इति वाक्यम संस्कृतानुवादो अस्ति, इस वाक्य का संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? तो हम सभी जानते हैं क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोप है, और इसलिए विभक्ति कौन सी आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि दुर्जन यहाँ पर संख्या में ज्यादा है तो बहुवचन आ जाएगा, तो नृपः दुर्जनेभ्यः क्रुध्यति। अगला प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्नस्य भेदाः सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? हम सभी जानते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के पंचधाः, पंच भेद होते हैं। भावुक है इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, तो इसका उत्तर बड़ा ही सिंपल है, भौ प्लस अक है, यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी और औ को आव आदेश हो जाएगा एचो यवा यावे सूत्र से। अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति, अपत्य के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अण प्रत्यय होता है। संस्कृत शिक्षणे घटे समुद्र पूर्णम इत्युक्ति कस्य विधेय कृते कथ्यते, कि जैसे सुना होगा अपन ने गागर में सागर भरना, जैसे कि घड़े के अंदर ही समुद्र की पूर्ति कर देना, तो यह किसके लिए आया है? तो यह सूत्र विधि के लिए आया है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षणम जन्मजात प्रवृत्ति ही रस्ति इत्यनेन संबद्धः शिक्षण सिद्धांतः अस्ति। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है जो है जन्मजात, और व्यक्ति का जो जन्मजात होता है वो उसकी स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है। तो भाषा शिक्षण जन्मजात प्रवृत्ति जो बता रहा है, उसका जो राइट आंसर होगा इनमें से वो होगा स्वाभाविकतायाः सिद्धांतः। अगला प्रश्न है शिक्षायाः उद्देश्यम किम स्यात्, शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा? तो अगर प्रश्नों की बात करें तो बालक का संपूर्ण विकास, जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं उसके दृष्टिकोण से बालक का संपूर्ण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। निम्नलिखितेषु संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम अस्ति, दृश्य का मतलब देखने योग्य और श्रव्य का मतलब सुनने योग्य, तो वह साधन जिसको देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। तो इन सभी ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर निकलना चाहिए दूरदर्शनम, लेकिन साथ में इसका चलभाष यंत्रम भी हो सकता है। लेकिन चलभाष यंत्रम केवल मोबाइल फोन के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता, जैसे और भी वॉकी टॉकी भी एक चलभाष यंत्रम का ही एक भाग होगा, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल बात कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूरदर्शनम। फिर भी यह विवादास्पद प्रश्न है। भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम किम भवति, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा? देखिए भाषा वही होती है, शिक्षण वही होता है जो व्यवहार में परिवर्तन करे, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तनम। यदि एक है शिक्षक है शिक्षणम प्रति निष्ठावान नास्ति, देखिए ये प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है जो है निष्ठा, इस पर अभी बात करेंगे। तो यदि एक है शिक्षक है शिक्षणम प्रति निष्ठावान नास्ति सह स्वम कक्षा शिक्षणात् दूरी करोति, अपने आप को कक्षा में शिक्षण से दूर करता है। अत्र शिक्षके कस्य अभाव है वर्तते, शिक्षक में किसका अभाव है? तो देखिए दो शब्द यहाँ पर आए हैं, एक तो आया है कि जो अध्यापक है वो निष्ठावान नहीं है, और दूसरा है वो कक्षा शिक्षण से स्वयं को दूर करता है। तो निष्ठा जो शब्द है वो मूल रूप से नैतिकता को बताती है, निष्ठा एक नैतिकता का अर्थ प्रकट करती है। तो मेरे दृष्टिकोण में इसका राइट आंसर होगा नैतिक मूल्यानाम अभाव है। अगला प्रश्न है भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठी कक्षायाः अध्यापिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनम समीचीनम नास्ति, कि जो छठी कक्षा की जो अध्यापिका है वो ये समझती है कि बच्चों का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं है, समीचीन नहीं है। अनंतरम यानी कि बाद में सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनां कृत्वा ताम नियोजयति, वो किसी और परीक्षा का आयोजन करती है और वो जो प्रदर्शन समीचीन नहीं था उसे सही कर देती है। तो एक तरह से ये निदानात्मक परीक्षण हो गया, उन्होंने खोज की है कि क्या कमी रही थी और उसको नई परीक्षा में, दूसरी परीक्षा में उसका निदान कर दिया। अगला प्रश्न है विद्यार्थीषु नैतिक मूल्याः कथम उत्पन्नः कर्तुं शक्यते, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? यह प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न था, इस पर भी विचार संभव है। लेकिन देखिए नैतिकता की बात हो रही है और बात हो रही है विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को कक्षा में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और पाठ्यक्रम के साथ में अन्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, इन अन्य सहगामी क्रियाओं में हम व्याख्यान भी करवा सकते हैं, महापुरुषों के चरित्र की बात भी कर सकते हैं और सभाओं का, सद्विचारों का वर्णन भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा पाठ्यक्रमेण सहगामी क्रिया कारयित्वा। अगला प्रश्न है पाठ्य वस्तु समग्रता इति अनेन कः अभिप्रायः अस्ति, पाठ्य वस्तु की समग्रता यानी कि संकलन एक इसका अर्थ होगा और इसका उत्तर हो जाएगा कस्मश्चित् अनुच्छेदे प्रदत्तः सूचनानुगुणं प्रस्तुतीकरणम, किसी भी अनुच्छेद में जो सूचनाएं हैं उन्हें एकत्रित करना, उन्हें प्रस्तुत करना, इसका उत्तर हो जाएगा।
और हमारा अंतिम प्रश्न है, बालकेषु अभिव्यक्ति विकास केन विधिना न भवति। नकारात्मक प्रश्न है, बालकों में अभिव्यक्ति का विकास कौन सी विधि से नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कक्षा नायक जो विधि है, पहली बात तो ये विधि ही नहीं कहेंगे जो विकास की हो, तो कक्षा नायक विधि किसी अन्य प्रकार की प्रतिभा की विधि हो सकती है। और भाषण विधि, वाद विवाद विधि, कथा कथन, इन तीनों से ही अभिव्यक्ति होती है। जब व्यक्ति भाषण करता है तो अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, जब वाद विवाद करता है तो भी अभिव्यक्ति होती है, और कथा कथन होती है तो भी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन कक्षा नायक विधि में चरित्र का विकास संभव है किंतु अभिव्यक्ति का नहीं। धन्यवाद।